मुश्किलों का कुछ इस कदर सामना करो ताकि जीते तो भी इतिहास बन जाए और हारे तो भी इतिहास बन जाए। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस के ऊपर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आज है 8 जून और इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज के साथ सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं। देखिए, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये अदर टीचर से थोड़े डिफरेंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिएगा कि यूपीएससी, पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के अंदर ये काफी हेल्प आपको करने वाले हैं। आप लोग तब तो मानोगे जब मेरे द्वारा जो क्वेश्चन कराए गए हैं उनको आप लोग एग्जाम में फेस करोगे, तब तो मान लोगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आप लोग आपने बढ़िया कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज कवरेज के साथ में। प्रशांत महासागर के एक द्वीप में छिपा है कोयला तस्करी का आरोपी विनय मिश्रा। तो प्रशांत महासागर के अंदर वनातु द्वीप स्थित है, वहां पर ये गाय और कोयला की तस्करी करने के बाद इस पर आरोप था और फिर ये उस द्वीप के ऊपर जाकर छिप गया है। अब रैनसमवेयर हमले माने जाएंगे आतंकी वारदात, क्रिस्टोफर रे। तो यूएसए के द्वारा ये न्यूज सामने आ रही है क्योंकि 9/11 के जो आतंकी हमले हुए थे अमेरिका के ऊपर, अब ये माना जा रहा है कि रैनसमवेयर जो है मतलब फिरौती ली जाती है आपके कंप्यूटर को लॉक करने के बाद, अब इसको आतंकी एक कैटेगरी के अंदर शामिल करेगा। कारोबार संतुलन की दिशा में बड़ा कदम है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। G7 कंट्रीज के द्वारा अब ये डिसाइड किया गया है कि वो अब G7 ग्रुप के ऊपर 15% जो मिनिमम टैक्स है उसको अप्लाई करेंगे, ताकि जो टैक्स की रेट है वो सभी देशों के लिए इक्वल हो जाए। लक्षद्वीप में अब मछली पकड़ने की नौकाओं में तैनात किए जाएंगे अधिकारी। लक्षद्वीप में हलचलें जो हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं, यहां पर कई कानून जो हैं वो लाए गए हैं। अब ये कहा जाएगा कि जितने भी जो नौकाएं हैं मछली पकड़ने की, वहां पर सरकारी अधिकारी जो है उसको तैनात किया जाएगा। चीन ने भारत से लगी सीमा पर तैनात 90% सैनिकों को बदला। काफी दिन हो गए थे इनको सीमा पर तैनात किए हुए, मौसम बदल चुका है, अब जो है वो सैनिक भी बदले जा चुके हैं। अब ये तो मानना होगा कि एलएसी से कहीं पर भी चीन जो है वो लौटने को तैयार नहीं है। ये बार बार अनाउंस करता है लेकिन लौटता नहीं है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ी तूफानों की रफ्तार। जलवायु परिवर्तन में तापमान जो है वो बढ़ना शुरू होता है, जिससे जलवायु गर्म हो जाती है। गर्म जलवायु निम्न दाब को क्रिएट करती है, जिससे जो तूफान है वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर के अंदर तूफान जो है वो लगातार आ रहे हैं। बच्चों के समग्र विकास में कुपोषण बड़ी बाधा। तो कुपोषण जो है मतलब माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर पहले स्थान पर है यूपी, सर्वाधिक वहीं पर केस दर्ज किए गए हैं। तो कुपोषण एक विकास के अंदर बड़ी बाधा बनी हुई है। टीका लगवाओ मोबाइल पाओ। मध्य प्रदेश के जो भोपाल है वहां पर एक स्कीम जो है वो लाई गई है, क्योंकि कोरोना का टीका कम ही लोगों को लगाया जा रहा था, कम लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, इसीलिए एक वहां पर ड्रॉ सिस्टम जो है वो अपनाया गया है। तो जिसका भी लकी ड्रॉ के अंदर नाम आएगा तो टीका लगवाने के बाद उसे मोबाइल भी दिया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य की दौड़ में 2 अंक फिसले हैं हम, मतलब कि पहले जो हमारी रैंक थी 115, अब जो है वो 117 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सतत विकास लक्ष्य 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 2030 तक उनको अपनाना है। गांवों की समस्याओं का तय समय सीमा के भीतर होगा निपटारा। केंद्रीय पंचायती राज जो मंत्रालय है उसने एक चार्टर निर्मित किया है, जिसके तहत गांवों की समस्या को एक तय सीमा के अंदर ही निपटा दिया जाएगा। एक ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है, इसके तहत कोर्स जो है वो भी लॉन्च किए जा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज हैं रीजनिंग, मैथ्स की, और साथ में काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं इंग्लिश के। तो एसबीआई क्लरिकल का जो कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया गया है और यहां पर कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम है। तो हमारे सितारे आप हैं। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आज आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा चेंजेस है, तो आप मुझे बताना कि वो आप लोगों के लिए कैसा है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपको फीडबैक देना है या फिर क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी लेक्चर्स की पीडीएफ जो है वो
टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाती है। इसके साथ में ही एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जाता है, आप लोग उसका करेक्ट आंसर करो और बाद में फिर उसका क्लैरिफिकेशन भी दे दिया जाता है। तो पहले हम लोग कल के दिन के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। 7 जून 2021 के किस देश के द्वारा अंतरराष्ट्रीय एक कोविड 19 शेयरिंग प्रोग्राम जो है उसकी घोषणा की गई है? तो वो है यूएसए। यूएसए ने अनाउंस किया है कि कोवैक्स पहल के तहत वो 75% जो वैक्सीन है उसको सप्लाई करेगा। अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो वो किसके थे? मॉरिशस के थे और इनके अब बेटे प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो वो है HDFC बैंक। चीन ने मौसम की पूर्वानुमान के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? तो वो है फैनग्यान 4B। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना है। सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो वो है अजीत मिश्रा। अनूप सतपथी की अध्यक्षता में पहली समिति थी, जबकि रंजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर के लिए और जया जेटली जो शादी की उम्र होती है उसको घटाने या बढ़ाने के लिए। भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित कौन सा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज अभी 40 साल के बाद सेवा मुक्त हुआ है? तो वो है INS संध्याक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण की घोषणा किस योजना के तहत की गई है? तो वो है प्रोजेक्ट 75I। जबकि 75 ओनली लिखा हुआ मिले तो यहां पर दूसरे देश जो हैं वो शामिल रहेंगे और आई का मीन्स है इंडिजीनियस और इंडिया। यूनटैब योजना किस राज्य सरकार की है जो छात्रों के लिए शुरू की गई है? तो वो किसकी है? लद्दाख के द्वारा शुरू की गई है। अर्गिनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु के अंदर, चेन्नई के अंदर स्थित है। वहां पर एक शेरनी है, इसकी मृत्यु कोविड-19 से हुई है। Who has been appointed as a joint secretary of the Navy and Defense Staff? तो वो कौन है? कपिल मोहन धीर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये कल का हमारा स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन था। हाल ही में डार्विन आर्च जो है वो टूटकर गिर गया। ये नेचुरली जो था वो बना हुआ था। ये किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस पर था? गैलापागोस जो द्वीप है ये इक्वेडोर जैसे दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका पे यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर लाइन के ऊपर स्थित है इक्वाडोर देश। और इससे लेफ्ट साइड चलेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर गैलापागोस जो आइलैंड्स हैं वो स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं 8 जून के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। दुनिया के 7 विकसित देशों यानी कि G7 समूह की बात है, उन्होंने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कितना निर्धारित किया है? तो ये तो हम लोग समझते हैं। पहले देखिए, ये जो है वो 15% डिसाइड किया है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या है? मान लीजिए कि हम लोग इंडिया की बात करें और इंडिया के अंदर काफी कम जो है वो टैक्स लगता है, तो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं MNCs वो सोचेंगे कि हम लोग भारत के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन साथ में ही अदर जो कंट्रीज हैं, मान ली चाइना की बात करें तो वहां पर टैक्स रेट जो है वो हाई है, तो ये MNC कंपनी ये सोचेगी कि मुझे जो है वो इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि टैक्स की जो रेट है वो कम है। तो रिसेंटली जो है वो G7 कंट्रीज के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि एक मिनिमम टैक्स जो है 15% वो हम लोग रखेंगे ताकि MNC जो कंपनी है वो कहीं ना कभी भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे G7 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ 7 है, याद रखिए ये डेवलप्ड नेशंस का ग्रुप है, जबकि डेवलपिंग नेशंस का जो ग्रुप है वो है G20। तो G20 के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस दोनों शामिल होते हैं, 19 प्लस यूरोपियन यूनियन। तो G7 ने तो डिसाइड किया है, अब हो सकता है कि वो किसको अप्रोच करे? G20 को अप्रोच करे कि अब जो है आप भी ये डिसाइड कर लीजिए। तो यहां पर सोचने की बात है कि क्या ये फायदेमंद है भारत के लिए? तो हां, बिल्कुल हो सकता है भारत के लिए फायदेमंद, क्योंकि भारत जो है वो G7 का अभी सदस्य देश नहीं है और G7 से कम जो है वो टैक्स रेट है इंडिया के अंदर। तो हो सकता है कि जो MNCs हैं वो जो कम टैक्स वाली कंट्रीज हैं मतलब इंडिया की तरफ वो देखना शुरू कर दे। तो हम लोग देख सकते हैं G7 के बारे में 7 मेंबर हैं। 1975 के अंदर सबसे पहली मीटिंग इसकी हुई थी। पूरी ग्लोबल GDP के अंदर इसका जो पार्टिसिपेशन है वो है 40% और इसके साथ में ही वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर 1/10 जो है वो G7 कंट्रीज की पॉपुलेशन है। 2014 के अंदर रशिया जो था वो इससे अलग हुआ और फिर ये G8 से बन गया कितना? G7। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कनाडा है, इसके बाद में USA है, फिर इसके बाद में UK है, जर्मनी है,
और फिर यहाँ पर इटली है। इसके साथ में एकमात्र एशिया की जो कंट्री है वो आप लोग याद रखना, जापान जो है वो एकमात्र कंट्री है G7 कंट्रीज के अंदर। G7 कंट्रीज में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर है इटली। तो इटली जो है वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, उसको ज्वाइन करने वाला पहला G7 कंट्री है। इसको फैक्ट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? इस इनिशिएटिव के तहत चाइना ने डिसाइड किया है कि वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसी कंट्रीज को एक साथ जोड़ देगा। कब तक? 2049 तक। चलिए यहां पे हम लोग अब समझ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो भी यहां पे बना दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखना, केवल G7 कंट्रीज के द्वारा ये बनाया गया है, ताकि एमएनसी जो कंपनी है वो उनके ऊपर एक जो है बिल्कुल स्लैब जो है, स्केल जो है टैक्स की, वो निर्धारित की जा सके। हाल ही में किस राज्य के द्वारा दवा एटीएम निर्मित किया गया है? तो यूपी ने अभी दवा एटीएम निर्मित किया है। जैसे हम लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं, वैसे ही दवा जो है वो निकाली जा सकती है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसका जो आविष्कार है वो जॉन शेफर्ड के द्वारा किया गया था। जॉन शेफर्ड ने इसका आविष्कार किया था, किसका? एटीएम का। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो वो कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। यहां पर 3 ग्राम पंचायतों को चुना जाएगा। उसके तहत पहली को 50 लाख रुपए, फिर दूसरी को 25 लाख रुपए और फिर तीसरी को 15 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और जिन्होंने कोविड-19 के अंदर अच्छा मैनेजमेंट किया है, उन ग्राम पंचायतों को ये चुना जाएगा। महाराष्ट्र की हम लोग बात करें तो आप लोगों ने एक आंदोलन सुना होगा, फ्रूट केक आंदोलन। तो फ्रूट केक आंदोलन किससे था? महाराष्ट्र से संबंधित था। आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली एक जेल टूरिज्म जो है वो शुरू किया गया था, और ये टूरिज्म यरवदा जेल के अंदर, यरवदा जेल पुणे के अंदर स्थित है, वहां पर जेल टूरिज्म महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में किस देश ने रैनसमवेयर को आतंकी हमला घोषित करने का निर्णय किया है? देखिए, मैं जो भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इनको आप लोग नोट करिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड किया करो, क्योंकि अब जो मैं आंसर मार्क करता हूं वही पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मेरे क्वेश्चन दूसरे टीचर से अलग जरूर हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब एग्जाम होगा तो जीत हमारी होगी। तो चलिए, यूएसए ने क्या किया है कि आतंकी हमला रैनसमवेयर को घोषित कर दिया है। तो व्हाट इज रैनसमवेयर? इस पिक्चर से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, ये तो है आपका पीसी, ये तो है आपका पीसी, और इसने क्या किया है, आपके पीसी के ऊपर एक लॉक लगा दिया है। ठीक है, तो अदर ने क्या किया कि आपके पीसी के ऊपर लॉक लगा दिया। अब वो आपसे क्या मांग रहा है? रैनसम मांग रहा है, मतलब रिश्वत जो है वो अब आपसे, यानी कि फिरौती जो है वो आपसे अब मांग रहा है, ताकि जैसे ही आप इसको पैसे देंगे तो उस लॉक की की जो है ये आपको दे देगा। इससे आपका कंप्यूटर जो है वो वापस से रन होने लगेगा। तो रिसेंटली यूएसए ने एक पाइपलाइन, यूएसए की एक पाइपलाइन थी, उसके ऊपर रैनसमवेयर अटैक हुआ था। उसके बाद जो है ये डिसीजन यूएसए ने लिया है। तो 9/11 के जो अटैक हुए थे उसके आधार पर भी ये रैनसमवेयर को आतंकी घटना जो है वो घोषित किया गया है। भारत की किस कंपनी ने यूएन के सेव वाटर मैंडेट के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो यूएन के द्वारा एक मैंडेट जो था वो लाया गया था पानी को बचाने के लिए, और एनटीपीसी ने इसको साइन किया है। किस कंपनी के द्वारा तेलंगाना में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्योंकि एनटीपीसी ने तेलंगाना के अंदर एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया है। यदि वो पूछे कि भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो वो कहां पर? केरला के अंदर। सेकंड जो बना था वो बना था कर्नाटक के अंदर। थर्ड जो बना था वो बना था गुजरात के अंदर। और ये जो तेलंगाना में बना है वो कौन सा है? फोर्थ। अब यदि मध्य प्रदेश के अंदर बनने जो जा रहा है, यदि वो बन जाता है, ठीक है, यदि वो बन जाएगा, किस नदी के ऊपर है? तो वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जाएगा। और यदि ये कंप्लीट होता है तो ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन जाएगा। चलिए,
बात करें हम लोग आगे, वनाथु द्वीप किस महासागर में स्थित है? देखिए ये न्यूज जो है बेसिकली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो वो ऐसे ही पूछ लेता है। रिसेंटली आपको पता होगा कि टीएमसी के एक नेता हैं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता हैं जिनका नाम है विनय मिश्रा। तो विनय मिश्रा ने गाय और कोयला की तस्करी की थी और उसके बाद वो कहां पर जाके छिप गए हैं? वनाथु द्वीप पर। तो इनको जो है वो काफी लंबा टाइम हो चुका है। अब ये द्वीप कहां पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन के अंदर भी कौन सा? साउथ पैसिफिक ओशियन जो है वहां पर ये जाकर छिप गया है। तो ये 6 माह से जो है वो फरार चल रहा है। लोकेशन हम लोग इसकी देख लेते हैं। यहां पर देखिए कि साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर कई छोटे मोटे द्वीप हैं। सोलोमन आइलैंड है, यहां पर वनुतु जो है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं पोर्ट विला इसकी कैपिटल है। पपुआ न्यू गिनी जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। किरिबाती द्वीप है। फिजी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड फिर यहां पर है। तो ये जो है ये है माइक्रोनेशिया। तो यहां पर स्थित है वनुतु ये द्वीप। देखिए अभी हम लोग मेहुल चोकसी की जब बात कर रहे थे तो मेहुल चोकसी जहां पर जाके छिपा था वो द्वीप था एंटीगुआ, और एंटीगुआ से फिर वो चला गया था कहां पर? डोमिनिका के अंदर, और डोमिनिका से फिर वो जाना चाहता था क्यूबा के अंदर, लेकिन पहले ही उसको क्या कर लिया? दर दबोच लिया उसका। चलिए ये देखिए छोटा सा आइलैंड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा देश है और काफी सुंदर ये दिखाई दे रहा है। चलिए हाल ही में आईसीएमआर के द्वारा कौन सी कोविड-19 किट को मंजूरी दी गई है? तो वो किट कौन सी है? देखिए पहली अगर किट पूछे, सबसे पहली वाली यदि किट पूछे तो वो कोविशेल्फ आपको याद रखनी है। कोविशेल्फ आपको याद रखनी है। और ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी? माई लैब के द्वारा निर्मित की गई थी, जो कि कहां पर स्थित है? पुणे के अंदर। और अब जो बनी है सेकंड जो बनी है वो है पैन बायो कोविड-19 ये किट जो है वो बनाई गई है। और ये किस कंपनी के द्वारा? ये बनाई गई है एबॉट के द्वारा। ठीक है, एबॉट के द्वारा। कहां की है ये? शिकागो की। सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो केवल फर्स्ट पोजीशन वाले के लिए पूछा है तो हमको करना है केरल। जबकि यदि सेकंड के लिए पूछे तो दो हैं, एक तो है हिमाचल प्रदेश मतलब एचपी, और इसके साथ में तमिलनाडु जो था वो सेकंड पोजीशन पर आया था। सबसे लास्ट की हम लोग बात करें तो बिहार जो था वो सबसे लास्ट पोजीशन पर था। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया था? रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। चलिए हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो वो कौन सा है? रायमोना। देखिए 4 तो यहां पर लिख दिए हैं मैंने, 4 तो ये लिखे हुए हैं। इसके अलावा 2 कौन से हैं? एक तो है काजीरंगा और दूसरा है कौन सा? मानस। ठीक है, तो 6 नेशनल पार्क हो गए हैं कहां पर? असम के अंदर। और यदि पूछे कि किस रिवर के ऊपर है तो ये रिवर आप लोग याद रखना, वो रिवर का नाम है पैकुआ रिवर के ऊपर ये स्थित है, जो कि असम के दक्षिण से गुजरती है। साउथ अभी हम लोग देखते हैं मैप के अंदर तो बिल्कुल ये साउथ से गुजरती है, और इसका एरिया जो है वो है 2837 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इसका क्या है? एरिया है। और यहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसके अंदर है गोल्डन लंगूर, एशिया हाथी, बंगाल टाइगर जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 6th नेशनल पार्क बना है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर, और इसके बीच में एक आइलैंड जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहा जाता है माजुली आइलैंड। तो माजुली जो आइलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और ये जो असम है, असम के अंदर एक छोटी सी नदी है पैकुआ, वहीं पर जो है ये पार्क स्थित है। चलिए मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको नेपाल के अंदर क्या कहा जाता है और कौन से ग्लेशियर से ये निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। तो कौन है वो है डेविड डायोप, है ना। डेविड डायोप जो है वो है, और इन्होंने ये फ्रांस के हैं, और फ्रांस की लैंग्वेज के अंदर ही, फ्रांसीसी लैंग्वेज के अंदर ही इन्होंने उस बुक को लिखा है जिसका नाम है एट नाइट। ये बुक आप लोग याद रखना, एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक।
ब्लड इज बैक। ठीक है, तो आप लोग इसको बुक का नाम जो है वो याद रखना। और सबसे पहले ये पब्लिश कहाँ पर हुई है, यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर सबसे पहले ये पब्लिश हुई है, आप लोग याद रखना। किस सब्जेक्ट के ऊपर है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर ये लिखी गई है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से 2 नए मिशन लॉन्च किए हैं, तो आप लोग याद रखना दा विंची प्लस, एक तो है दा विंची प्लस और दूसरा कौन सा है, दूसरा है वेरिटास। ठीक है, वेरिटास जो है ये कौन सा है, दूसरा अभियान है। तो 2 हैं, ये 2028 या फिर 30 के अंदर लॉन्च होंगे। नासा के और भी कई मिशन हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई है, इसके बाद में सनराइज है, पार्कर मिशन है। ये सनराइज और पार्कर जो है वो सूर्य के लिए है, ड्रैगन फ्लाई शनि के लिए है, सैटर्न के लिए। इसके साथ में लूनार गेटवे ये किसके लिए है, मून के लिए है। इसके साथ में आर्टेमिस मिशन जो है ये किसके लिए है, ये भी मून के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इन मिशंस का नाम याद रखना। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप लोग याद रखना 168 जो है ये भारत की रैंक जो है वो इसमें आई है। देखिए टोटल 17 गोल हैं जिसको हमको 2030 तक अचीव करना है, और ये डिसाइड किए गए थे जब 2015 के अंदर पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसकी COP21 की बैठक थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है, यानी कि सबसे बेस्ट जो परफॉर्मेंस किया है, उसके अंदर आप लोग याद रखिए एक तो है केरल। ठीक है, केरल के बाद फिर आप लोग याद रखना हिमाचल प्रदेश और फिर चंडीगढ़। तो ये 3 जो हैं ये आप लोग याद रखना। और सबसे लोअर जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है उसके अंदर एक तो है बिहार और फिर है झारखंड। ठीक है, तो आप लोग ये जरूर याद रखना। अच्छा, ये कौन से रिपोर्ट के अंदर बताया गया था, तो ये रिपोर्ट भी आप लोग याद रखना, वो है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल रिपोर्ट 2021 के अंदर जो है ये सब कुछ बताया गया है। और देखिए इस रिपोर्ट के अंदर यानी कि सतत विकास लक्ष्य जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, इसको अचीव करने में भारत की रैंक जो है वो कौन सी है, 117 जो है ये भारत की रैंक है। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि डेनमार्क जो है वो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर सबसे पहले नंबर पे है, और इंडिया की रैंक आप लोग देख सकते हैं वो 168 है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन से जो है इंडिकेटर्स में शामिल किए गए हैं, तो वाटर एंड सैनिटेशन, क्लाइमेट एंड एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, हेल्थ इंपैक्ट्स, एयर क्वालिटी, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज, ये सब जो है ये इसके अंदर क्या किए गए हैं, इन्वॉल्व किए गए हैं। भारत किस देश के साथ 2+2, देखिए 2+2 का मीन्स है कि 2 जो हैं वो किसी दूसरे कंट्री के मिनिस्टर्स हैं और 2 जो हैं वो इंडिया के हैं। तो इंडिया के जो है वो कौन से हैं, एक तो है इसके अंदर रक्षा मंत्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, और कौन से हैं, एक फॉरेन मिनिस्टर। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में करने जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो भी डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। WHO के द्वारा चीन की कौन सी, तो दूसरी वैक्सीन कौन सी है, वो है सीनोवैक। इससे पहले कौन सी थी, सिनोफार्म। ठीक है, तो दोनों को आप लोग याद रखना। तो सीनोवैक जो है वो 8वीं वैक्सीन बनी है। स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019 में किन राज्यों को A++ ग्रेड मिली है, कितने राज्य हैं वो, तो वो राज्य कितने हैं, वो है 5 राज्य। कौन कौन से हैं, एक तो आप याद रखने हैं, इन चीज़ों के अंदर हमेशा केरल जो है वो ऊपर आता है, फिर उसके बाद में पंजाब जो है वो, इसके बाद में फिर चंडीगढ़ है, फिर है तमिलनाडु, और फिर है अंडमान एंड निकोबार जो है। ये 5 राज्य जो है वो आप लोग याद रखना, इन्होंने 10% जो है वो इंप्रूवमेंट किया है। देखिए ये जो इंडेक्स है कौन सा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, ये जितने भी स्कूली एजुकेशन हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए जारी किया जाता है, और इसके अंदर जितने इंडिकेटर हैं वो हैं, उनकी संख्या है टोटल 70। और ये पहली बार जो था वो 2019 के अंदर इसको रिलीज किया गया था। इसके बाद में 2019 में 2017-18 के लिए रिलीज किया गया था। ठीक है, तो अब 2021 में रिलीज किया गया है, तो ये तीसरी बार हो गया। ठीक है, तो तीसरी बार किसके लिए, 2019 के लिए ये रिलीज किया गया है। तो आप लोग याद रखना, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि लेवल फर्स्ट के अंदर तो आए ही नहीं है, कोई स्टेट वगैरह बिल्कुल खाली है, नील है। जबकि सेकंड लेवल के अंदर जो A++ ग्रेड है, यहाँ पे अंडमान निकोबार,
देख सकते हैं आप लोग, चंडीगढ़ है, केरल है, पंजाब है और तमिलनाडु है। तो यहाँ पे 5 स्टेट जो हैं वो इसके अंदर काउंट हुए हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद, मतलब यहां पर फर्स्ट एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल हैज बीन लॉन्च बाय विच कंपनी। तो आप लोग को याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके द्वारा ये जो है वो लॉन्च किया गया है। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय एनएसओ, व्हाट इज द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज जीडीपी? तो वो कितना हुआ है? 7.3 जो है ये कितना हुआ है? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इंडिया की जीडीपी के अंदर। कॉर्पेक्स फ्लावर निम्न में से किस देश का मूल रूप से फूल है जो 7 से 10 साल में एक बार के लिए खिलता है? खिलता नहीं है, खिलता है ये, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। तो ये कौन सी कंट्री का है? ये है इंडोनेशिया का। अब सुनिए इसके बारे में कि 7 से 10 साल में तो एक बार तो खिलता ही है, और इसकी जो हाइट है वो 10 फीट तक हो जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम थोड़ा अटपटा है, एमोरफोफैलस, ठीक है, एमोरफोफैलस टाइटेनम। टाइटेनम जो है ये इसका साइंटिफिक नेम है। 10 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है, और ये 10 साल के अंदर 7 से 10 साल में एक बार तो खिलता ही है। और इसका जो जीवन काल है, ये जो फ्लावर है इसके पौधे का जीवन काल है 30 से 40 वर्ष, ठीक है। और 10 साल में एक बार, मतलब पूरे इसके लाइफ टाइम में 4 बार ही जो है वो फूल खिलता है। और IUCN की ये कौन सी लिस्ट में? एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर शामिल है। तो याद रखना आप लोग कॉर्पेक्स फ्लावर का। तो इंडोनेशिया से इसका संबंध है। लेकिन रिसेंटली सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक प्रदर्शनी हुई थी, वहां पर इसको शो किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फोटोज वगैरह लोग ले रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये फ्लावर होता है। बर्ड फ्लू H3N10 का पहला केस किस देश में? तो चाइना के अंदर जो था वो पहला केस दर्ज किया गया था। बेसिकली ये H3N10 जो है वो नया वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, ठीक है। और इसका एक वेरिएंट जो है वो H5N8 पहले भी देखा गया था। आपको पता होगा कि पोंग डैम जो है, पोंग डैम जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, वहां पर लगभग 1500 पक्षियों की मृत्यु हुई थी। तो वो किस कारण से हुई थी? H5N8 के कारण ही हुई थी। तो आप लोग याद रखना। देखिए बर्ड फ्लू जो है वो अगर बर्ड टू बर्ड में फैलता है तो तब तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती, यहां पर ज्यादा नुकसान जो है वो पक्षियों को नहीं पहुंचता है। लेकिन ये जब बर्ड टू ह्यूमन फैलने लगता है तो यहां पर मॉर्टेलिटी रेट जो है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। हाल ही में बिम्स्टेक की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 24 साल जो है वो इसके पूरे हो चुके हैं। किसके? बिम्स्टेक की स्थापना के। तो इसकी जो स्थापना थी वो कब की गई थी? वो की गई थी 6 जून 1997 को। और कौन सी डिक्लेरेशन था? वो था बैंकॉक। बैंकॉक जो है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। क्या है फुल फॉर्म बिम्स्टेक की? बे ऑफ बंगाल, मैं बोल देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, ज्यादा टफ नहीं है, इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो इसमें बांग्लादेश, इसके साथ में इंडिया, फिर श्रीलंका और थाईलैंड इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग कंट्री थे। लेकिन 1997 के अंदर म्यांमार जो था वो इसमें शामिल हुआ। फिर 2004 के अंदर इसमें नेपाल और भूटान जो था वो भी शामिल हो गया था। तो पूरी वर्ल्ड की जो जीडीपी है, पूरी वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसके अंदर लगभग हम लोग कहें कि इन सब की मिलाकर जो इकोनॉमी है वो है 2.7 ट्रिलियन डॉलर की, 2.7 ट्रिलियन डॉलर की। और ये पूरे वर्ल्ड की लगभग मैं बता रहा हूं आपको 22% जो है वो पॉपुलेशन को क्या करते हैं? लीडर करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1997 के अंदर बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको स्थापित किया गया। 22% जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये अकाउंट करते हैं। 2.7 ट्रिलियन जो है वो इनकी जीडीपी है, कंबाइंड जीडीपी है। फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी वो थाईलैंड के अंदर इनकी मीटिंग हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और श्रीलंका जो है वो करंट के अंदर इसको क्या कर रहा है? चेयर कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म आप लोग को यहां से देखने को मिल जाएगी, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए, तो हाल ही में बोको हराम के संगठन के लीडर अबू बकर शेकाऊ की मृत्यु हुई है, ठीक है, वो मर गया है। यह किस देश में अधिक सक्रिय था? तो ये नाइजीरिया के अंदर अधिक सक्रिय था। देखिए मरा कैसे है, ये अबू बकर शेकाऊ जो है ये वहां पर ही एक रेबल जो था, यानी कि दूसरा ग्रुप जो था, उनका ये आमना सामना कर रहे थे। तो आमना सामना करने के अंदर एक डिटोनेटर जो था
उसको इसने ब्लास्ट किया और ये खुद खत्म हो गया। लेकिन ये पता कैसे लगा? एक ऑडियो टेप जो है, एक ऑडियो टेप वो रिलीज हुई और उस ऑडियो टेप के अंदर बातचीत करते हुए बताया गया कि अबू बकर शेकाऊ जो है वो मारा गया है। ये नाइजीरिया के नॉर्थ ईस्ट के अंदर ज्यादा एक्टिव रहा है। देखिए अबू बकर शेकाऊ जो है, मतलब बोको हराम को ये कहा जाता है कि ये अफ्रीका के अंदर आईसिस की ब्रांच है। तो आईसिस की अफ्रीकी ब्रांच जो है वो बोको हराम को माना जाता है। बेसिकली जो सुन्नी इस्लामिक प्रिंसिपल है उनके बेसिस पे ये काम करते हैं। बोको हराम जो है इसका जनक सबसे पहले इसको शुरू किया था वर्ष 2000 के अंदर। वर्ष 2000 में मोहम्मद यूसुफ के द्वारा ये बोको हराम जो संगठन है वो शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए नाइजीरिया के बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं। 1960 के अंदर नाइजीरिया जो था वो किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटेन से ये आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग इसकी फोटो देख सकते हैं। इसकी जन्म की कोई निश्चित तारीख जो है वो अभी तक फिक्स नहीं है कि इसका जन्म कब हुआ था, लेकिन इसकी मरने की भी कई बार पहले जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो एक नई अनाउंसमेंट जो है वो अब की गई है, लेकिन यूएसए ने इसको क्या किया है, इसको प्रमाणित कर दिया कि हाँ बेसिकली ये अब मर चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि यह है नाइजीरिया का मैप, और इसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो लेक चार्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। 90% जो है वो अब ये सूख चुकी है। ठीक है, यहां पर आप लोग नेशनल पार्क देखिए, चाड बेसिन नेशनल पार्क। इसके साथ में ही मैंने आप लोगों को एक लेक्चर जो था वो दिया था। यहां पर दिसंबर 2020 से लेकर और अब तक कुल 700 स्कूली जो गर्ल्स हैं उनको अब तक इन्होंने किडनैप किया है। ठीक है, और रिसेंटली इन्होंने 200 जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्कूल के अंदर कैप्चर किया था और फिर बाद में फिरौती लेकर, यानी कि रैंसम लेकर फिर उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये एक्टिव वहां पर नजर आता है। दिल्ली सरकार की किस योजना को बंद कर दिया गया है? तो वो है घर घर राशन योजना जो है वो बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है? क्योंकि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, एलजी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि जब आपने ये योजना शुरू की तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने कोई परमिशन नहीं ली है। तो परमिशन नहीं ली, बिना परमिशन के आपने इसको शुरू कैसे कर दिया? क्योंकि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए दिल्ली हमेशा ये मांग उठाता है कि हमको एक स्टेट जो है उसका दर्जा दिया जाए। यहाँ पर लक्ष्मी भंडार योजना जो है वो आप लोग देख रहे हैं, ये किसकी है? वेस्ट बंगाल की है, घर घर तक राशन पहुंचाने के लिए। घर घर औषधि योजना ये किसकी है? राजस्थान सरकार की योजना है, जिसके तहत 4 औषधियां जो हैं वो घर घर तक पहुंचाई जाएंगी। सक्षम योजना ये किसकी है? यह जम्मू कश्मीर की योजना है, और इसके तहत जो भी बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको हर संभव मदद जो है वो जम्मू कश्मीर के द्वारा दी जाएगी। देखिए दिल्ली सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था, वो था ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध दिल्ली से है। यहां तक कि 5T प्रोग्राम जो था वो भी दिल्ली ने ही लॉन्च किया था, और स्पुतनिक वी जो वैक्सीन आ रही है वो सबसे पहले दिल्ली के अंदर ही लॉन्च की जाएगी। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, और यहाँ के जो एलजी हैं वो कौन है? अनिल बैजल हैं। चलिए, ये आज आपके लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के द्वारा किस स्टेट के अंदर पहला सोलर पावर प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है? कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करना मत भूलिएगा, और मुझे ये भी बताना कि आज का सेशन जो है वो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए। आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट मत रखिए, जो भी आपके मन में हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, कोई टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से उसकी कोई जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो मुझे आप लोग इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। चलिए, स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग इस लेक्चर को शेयर जरूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, कल मिलते हैं हम लोग सुबह 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।